सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी फ़ैसले से मुतल्लिक प्रोसीडिंग्स हुई। उन प्रोसीडिंग्स में इस फ़ैसले के जो मुतनाज़ा शिकें थीं उनको हज़फ कर दिया गया। ये प्रोसीडिंग्स का जो पस मंज़र है वो बहुत ही सेंसिटिव है। इसके गिर्द जो तनाज़ा घूमा वो भी बहुत सेंसिटिव है, जो मौजू है वो भी बहुत सेंसिटिव है। तो एहतियात के तकाज़े मलहूर से ख़ातर रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया उसने अपनी तरफ से इस मामले को ख़त्म कर दिया। अब देखना ये है कि इस दौरान एक प्रोसीडिंग्स किस किस्म की थी, क्या इनको पहले होना चाहिए था। दूसरा ये कि प्रोसीडिंग्स अब हो गई तो क्या ये मामला डिफ्यूज़ हुआ या नहीं हुआ। हमारे पास सुहेल रशीद साहब मौजूद हैं, समा न्यूज़ के रिप्रेजेंटेटिव जो इस कोर्ट को कवर कर रहे थे प्रोसीडिंग्स को, और अकील अफजल साहब 92 न्यूज़ वो भी इनके साथ मौजूद थे। दोनों का शुक्रिया। सुहेल, तो आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं इनको आप तकनीकी एतबार से क्या डिफ़ाइन करें, ये क्या प्रोसीडिंग्स थी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई? तमाम उलमा वहाँ पर मौजूद थे, मुहद्दिस वहाँ पर मौजूद थे, पटिशनर्स वहाँ पर मौजूद थे, जज साहबान। तो ये प्रोसीडिंग्स क्या थी? सर, ये प्रोसीडिंग्स को अगर हम नाम दें तो जो पिटीशन में दी गई थी ये अमेंडमेंट की थी, ये रिव्यू की नहीं थी। रिव्यू का चूंकि यूज़ हो चुका था, राइट, उसके बाद गवर्नमेंट आई थी कि इसमें आप कुछ एक्सीडेंटल मिस्टेक्स हैं पैराग्राफ से, उनको आप ये लफ्ज़ हुकूमत की तरफ से जो दायर की गई दरखास्त उसका लिखा हुआ एक्सीडेंटल मिस्टेक्स, उसमें लिखा गया कि एक्सीडेंटल मिस्टेक्स हैं, इनको दूर करें। और उसमें फिर आज अटॉर्नी जनरल साहब ने रखा था अदालत के सामने ये नुकता कि इसमें मजहबी स्कॉलर्स भी कह रहे हैं कि ये गलतियाँ हैं और अरकान पार्लियामेंट भी कह रहे हैं और स्पीकर साहब ने भी ये मामला उठाया है, लिहाजा आप इसको देखें। लेकिन ये चूंकि मजहबी मामला है इसलिए आप उलमाए कराम की राय सुने। ठीक है, उसके बाद उलमा को ही सुना गया। उलमा को ही सुना गया। अमूमन आपने देखा होगा, आप तो लोग कवर करते हैं हर केस को। अकील साहब, कोर्ट का एक अपना माहौल होता है जब चीफ जस्टिस बैठे हों और उसके बाद प्रोसीडिंग्स का आगाज़ हो। ये बताइएगा कि आज का माहौल जो पुराना माहौल था उससे कितना मुख्तलिफ? देखिए तल्ला साहब, ये प्रोसीडिंग बिल्कुल भी हम ये कह लें कि रूटीन वाली नॉर्मल नहीं थी। ठीक, रूटीन में तो ये होता है कि जो एप्लीकेंट होता है उसका वकील आर्गू करता है या वो इन पर्सन आर्गू करता है, फिर उसके बाद रिस्पोंडेंट आर्गू करता है। तो आज के इसके समाअत के अंदर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से सुबह ही एक चीज़ क्लियर कर दी गई थी कि हम वकला को नहीं सुनने जा रहे। हम इन 14 उलमा इकराम को जिनको सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर नोटिस जारी किए थे, सिर्फ उन्हीं को सुनेंगे, उनकी जगह हम किसी को नहीं सुनेंगे। और तमाम के तमाम वहाँ पर मौजूद थे, तकरीबन 10 के करीब मौजूद थे। बाकी 4 जो थे वो अदालत के बायस या मुल्क में मौजूद ना होने के बायस वो पेश नहीं हुए। सब ने इस चीज़ के ऊपर इतफाक़ किया। सबसे पहले तो रिव्यू के हवाले से बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट पैरा 7, 15 और 42 इनके ऊपर जो है वो रिव्यू करे और इनको इनमें अमेंडमेंट करे। लेकिन बाद में जो थे उनकी एक वकील हाफिज़ एहसान खोखर साहब, प्रोफेसर साजिद मीर के वकील थे, उनकी जानिब से ये मौका अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट का पहला फ़ैसला आया मुबारक सानी केस में, उसके ऊपर तनाज़ा खड़ा हुआ, फिर रिव्यू में दोबारा तनाज़ा खड़ा हुआ। तो अगर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिव्यू के 3 पैरा को हज़फ करेगी, ख़त्म करेगी, अमेंड करेगी, तो जो ओरिजिनल जजमेंट है उसमें फिर तनाज़ा अपनी जगह बरकरार रहेगा। तो जड़ से खत्म। अब जो फैसला आया उसके अंदर क्या हुआ? अब दोनों रिव्यू वाला भी और पहले वाला भी, बिल्कुल 6 फरवरी का भी और 24 जुलाई का भी, दोनों में से जितने मुतनाज़ा पैराग्राफ्स हैं आज मुख्तसर हुक्मनामा सुनाया गया। उसमें उन पैराग्राफ के नंबर्स नहीं अभी नोट करवाए गए कि कौन कौन से हम दोनों से, लेकिन ये तय कर दिया उन्होंने कि तमाम मुतनाज़ा और तमाम कंट्रोवर्शियल पैराग्राफ्स, और ट्रायल कोर्ट को भी डायरेक्शन दिए हैं कि आप उन पैराग्राफ्स को आप भूल जाएं, इंडिपेंडेंटली अपनी कार्रवाई चलाएं। मतलब वो फैसला है ही नहीं, बस आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो ट्रायल कोर्ट होगी वो सुप्रीम कोर्ट की दोनों जजमेंट्स में दी गई ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर अपना फैसला करेगी। और जितने भी ऐसे पैराग्राफ्स थे जिनके ऊपर एतराज़ किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को ज़मानत से आगे जाकर वो पैराग्राफ्स नहीं लिखने चाहिए थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने सारे ख़त्म कर दिए। अच्छा, वैसे तो जजेस का हमने देखा है मूड और माहौल ये होता है कि वो ज़्यादा बोलते हैं प्रोसीडिंग्स के अंदर। हमने जो देखा आज की प्रोसीडिंग, मुझे जो पता चला और जो मैंने कुछ देखा और रिपोर्टिंग सुनी, वो लिसनिंग सेशन ज़्यादा था। बिल्कुल ऐसा ही था, उसमें ज़्यादा सुना गया क्योंकि उलमा कराम थे और शुरू में जो पूरा फ्लोर है उनको दे दिया गया था कि आपको हम सुनना चाहते हैं पहले ही, क्योंकि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये शिकवा किया था कि उन्होंने जो अपना पूरा जवाब भेजा वो फैसले का मुकम्मल हिस्सा नहीं बनाया गया। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने यह वजाहत ज़रूर की कि अगर हम सारों की राय पूरी लिखते तो फिर वो बुक की शेप इख्तियार कर जाती, इसलिए हमने उसका क्रक्स ही शामिल किया था। लेकिन आज हम आपको कहते हैं कि आप खुल के बोलें ज़बानी तौर पर, ताकि हम आपको सुन लें, जो हमारा इबहाम हो वो हमसे पूछ भी लें। ठीक है। फिर उन्होंने ये राय दी, फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब, फिर तमाम उलमा को, और
इसमें अहम चीज़ यह है कि तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा को सुना गया, किसी एक साइड को नहीं सुना गया, सब की राय ली गई। और चूंकि सब कन्विंस थे और फिर स्टेट की पटिशन थी कि जी इसमें आप दुरुस्तगी करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने मैक्सिमम उसमें जो है ना एक्स्ट्रा माइल्स जाके कंट्रोवर्सी ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश का फैसला दिया है, जिसमें कोई भी इबहम बाकी ना रह जाए। और बज़ाहिर वहाँ पे नारे भी लगे जी के नारे भी लगे जिंदाबाद के। मामलात यहाँ पर पहुँचे क्यों की? देखें, ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है। इसके हवाले से जो हम कोर्ट रिपोर्टर्स हैं ना, वो थोड़ी सी इस चीज़ को देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट ओरिजिनली दी 6 फरवरी वाली, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ज़मानत की हद तक महदूद नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ज़मानत से बहुत आगे चली गई। ज़मानत का केस था, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ज़मानत देती, तो ज़मानत को किसी ने भी अपोज ना पहली रिव्यू के अंदर किया ना आज किया। सबका यही मौक़िफ़ था कि जनाब ज़मानत से आगे नहीं जाना चाहिए था। उन पैराग्राफ्स के वो पैराग्राफ्स शामिल नहीं होने चाहिए थे जो कि एक ख़ास फ़िरके को तबलीग की इजाज़त दे रहे हैं। तो उसके ऊपर ये इशू उठा और हमने देखा कि पूरी रियासत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उलमा इकराम को इस हवाले से मुतमईन किया जा सके। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी उलमा कन्वेंशन से खिताब किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, और फिर जो मिनिस्टर्स थे उनकी जानिब से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, लेकिन चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही थी। कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही थी। चंद रोज़ पहले हमने देखा, तो रिव्यू में मौका था ना, यहाँ डी चौक में क्या हुआ, रिव्यू में मौका था, रिव्यू में भी मौका था, लेकिन रिव्यू में चूंकि फिर बीच में एक वजाहत भी तो आई थी। वजाहत दो बार वजाहत आई है। एक फैसला, 2 वजाहतें और एक रिव्यू। ये एग्जॉस्ट हो चुके थे। उसके बाद अब इसमें ये नई चीज़ आई थी कि जिसमें आप अमेंडमेंट करें, लेकिन उसमें की गई है अमेंडमेंट, और उसमें मजीद ये भी कि अभी एहतियात भी बरती गई है कि मुख्तसर जो हुक्मनामा है उसमें मजीद कोई डिटेल नहीं दी गई। अब उसको ताकि पूरी एहतियात के साथ सारा चीज़ें सामने रख के उसको डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि आज दूसरा जो फ्रीक था वो तो अदालत के सामने नहीं था, जो उलमा की राय थी, और उलमा ने बज़ाहिर बड़ी मुदब्बराना गुफ्तगू वहाँ पर की है। कोई वहाँ पर सुन के ऐसा नहीं लग रहा था कि अगर कोई राइट या लेफ्ट विंग वाले भी हों तो वो ये नहीं समझेंगे कि ये कोई मामला है, आइन का मामला था। आइन के मामले ये फेथ का भी मामला है, तो इसके ऊपर तो मुकम्मल तौर पर आपको यकसुई के साथ और इत्तेहाद के साथ ही बात सुनी थी। बाज़ ट्वीट्स में देख रहा था, उसके अंदर बताया गया कि काजी फायद ईसा साहब जो हैं, ही वाज ऑन द बैक फुट, क्योंकि हमें ये बड़ा ज़रूरी, ये हमने आजकल माहौल ही बना दिया कि जज शुड बी ऑन द फ्रंट फुट और द साइड फुट, द बैक फुट, ये बॉडी लैंग्वेज भी। आपकी असेसमेंट क्या? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। नंबर 1 पहलू तो मैंने पहले भी कहा कि ये जितने उलमा इकराम आए थे, ये इस केस के अंदर फ्रीक नहीं थे। उन्हें अदालत की मुआवनत के लिए बुलाया गया था एक मेहमान के तौर के ऊपर। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त थी कि जनाब इन उलमा इकराम को सुनकर फिर फैसला करने हैं आप। तो एक तो हम ये कह रहे हैं कि आप मेहमान को बुलाकर काजी साहब उनके ऊपर चढ़ाई कर देते, ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं था। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट है। ये समझने की बड़ी ज़रूरत है कि ये कोर्ट के अंदर मौजूद कौन था, बोल कौन रहा था और क्यों बोल रहा था, और उसकी हैसियत वहाँ पे क्या थी। और फिर हेयरिंग तो होती भी सर ये है कि उसमें तो सुना जाता है, जो होता है बोलने वाला वकील भी हो, चाहे उसको सुना ही जाना है, क्योंकि रिस्पोंडेंट है या कोई भी है या पिटिशनर है, उसको सुना जाएगा तो जज तभी फैसला कर सकेगा। दूसरा आपका क्वेश्चन वो बड़ा अच्छा था कि ये चीज़ें यहाँ तक पहुँची कैसे। तो ये ऐसे ही पहुँचे कि अभी हम फैसला सुन के यहाँ पहुँचे, और मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हम देख रहे हैं जी कि उसमें रिपोर्ट ऐसे हो रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने फैसला वापस लेते हुए ये कहा जी कि मुझसे तो गलती हो गई थी, क्योंकि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला कोर्ट कर बैठा था तो उससे गलती हुई थी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये देख रहे हैं, ये जो ट्विस्टिंग एंड टर्निंग है, यानी कि वो एक पूरा जो माहौल बना हुआ पोलराइजेशन का, उसमें दूसरी फ्री को। तो मैं हमने ये भी देखा कि इस मामले के छाते में काजी फायद ईसा के खिलाफ जो कैंपेन जो पहले से चल रही थी, वो सियासी कैंपेन भी चल रही थी, वो मुनान वाली कैंपेन भी चल रही थी, वो पुराने तनाज़ों वाली कैंपेन भी चल रही थी, उसको हवा भी मिली और पीपल डिक्लेयर्ड एन ओपन सीजन ऑन काजी फायद ईसा। तो काजी फायद ईसा साहब डैमेज हुए हैं इसमें आपके ख्याल में, जिन्होंने जो कहना था इस बात से कता नज़र कि ये मामला है वो मामला, तो उन्होंने तो कैंपेन करनी ही करनी। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल केसेस के अंदर जाती है तो कोई किसी ना किसी के खिलाफ जब फैसला आता है तो दूसरी पार्टी जो भी जज हो, जो उस जजमेंट को लिखता है, ऑथर होता है या उसमें शामिल होता है, उसके ऊपर तनकीद करती है। सुप्रीम कोर्ट अगर लीगल इश्यूज तक अपने आप को महदूद करती ना, तो ना पॉलिटिकली इतनी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्रिटिसिज्म होगी, ना सुप्रीम कोर्ट अगर यहाँ भी रिलीजियस मैटर को टच ना करती, लीगल मैटर को टच कर लेती। तो नहीं था ना, मोनाल रिलीजियस नहीं था, लेकिन मोनाल में सिंपैथी लेने की कोशिश की गई जनाब सुप्रीम कोर्ट के। मेरे कहने का मकसद है कि क्या इस्लामाबादियंस का एक जो है ना वो बड़ा था जी कि अब इस्लामाबाद तो मैं कह रहा हूं कि उसको बुनियाद बना के कैंपेन तो चलाई गई ना, तो इसमें मेरे ख्याल में
मजहबी मामले का इतना रोल नहीं था, उसकी वजह से बहुत गंभीर सिचुएशन बन गई। कैंपेन के लिए कैंपेन हर के वक्त एक चीज चाहिए होती है। अभी जब हम निकल रहे थे तो राहदारियों में कुछ आवाजें ऐसी आ रही थी कि जनाब चीफ जस्टिस साहब ने हफ्ता पहले 3 नशिस्तों के फैसले में कहा था कि मॉब के आगे सरेंडर नहीं करना, और उनके दाएं बाएं जो 2 जजेस बैठे हुए हैं उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा था मखसूस नशिस्तों के केस में कि हम अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जा सकते। तो ये उन्होंने 6 फरवरी का फैसला एक माहौल भी बन जाता है, डिस्कस होना शुरू एक माहौल भी बन जाता है। गुज़श्ता 3-4 महीने से हम देख रहे हैं कि चीफ साहब के अगेंस्ट क्योंकि एक माहौल बन चुका है पॉलिटिकल केसेस की वजह से। फिर उसमें जब मोनाल वाला इशू हुआ तो फिर कुछ लोग और ऐड ऑन हो गए। फिर जब ये मजहबी इशू आ गया तो उसके अंदर मजहबी लोग भी ऐड ऑन हो गए, तो वो इशू फैलता गया, बढ़ता गया। मेरे ख्याल से आज के फैसले के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कम होंगी और प्रेशर भी चीफ जस्टिस साहब के ऊपर कम होगा, तो इसका फ़र्क पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये जो मजहबी और दीनी मामलात को इस्तेमाल करते हुए जो ज़ाती एजेंडाज को पैडल कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में वो आज के बाद ख़त्म हो जाएगा। बट आई वुड लाइक टू रीड कि अब वो फैसले की तहरीर क्या होती है। दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तफसीली फैसला हुक्मनामा तो सामने आ गया, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि मुतनाज़ा पैराग्राफ स्ट्रेट एंड तफसीली फैसले का इंतजार करें। बहुत शुक्रिया।